स्टूडेंट 7th क्लास हम लोग विज्ञान विषय में पाठ 1 पढ़ रहे हैं, पादपों में पोषण। और आपके ग्रुप में कल ही ऐड किया है बच्चों मुझे। यहाँ तक जो है इंग्लिश मीडियम में भी हो गया है ये लेसन। और इसके पहले अगर आपका नहीं हुआ है ग्रुप में तो रिवीजन में आप लोग देख लेना। ये पार्ट 1 ही है तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया है मैंने, ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का जो है वो साथ साथ सेम चले। तो हम लोग पादपों में पोषण के बारे में इससे पहले जो पार्ट पढ़ाया है मैंने पिछले वीडियोस में इंग्लिश मीडियम में, और आप लोगों को शायद मिल गया होगा मंजू मैडम या किसी और टीचर के द्वारा, मुझसे पहले नहीं मिला है तो फिर से एक बार सुन लें कि इस पार्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा कि पादपों में किस तरह से, जिस तरह से जंतु अपना भोजन करते हैं, उनको पोषण की ज़रूरत होती है, पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है डेली के काम करने के लिए, वैसे पौधों को भी ज़रूरत होती है। तो पौधे अपना भोजन किस तरह से प्राप्त करते हैं, किस तरह से अपना पोषण करते हैं। तो इसके अंदर हमने फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखी, जो कि आप लोग जो है कक्षा 6 में भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हरे पादप जो हैं उनके अंदर पर्णहरित नाम का या क्लोरोफिल नाम का वर्णक पाया जाता है, और उसके द्वारा वो अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। और बच्चों इसके लिए जो है वो कच्चे पदार्थ के रूप में उनको या फिर रॉ मटेरियल के रूप में क्या क्या चाहिए होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। एक तो इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति ज़रूरी होती है, क्योंकि जो भी प्रकाश संश्लेषण होता है हरे पौधों में, पौधे के हरे भागों में जैसे पत्ती या तने में हरा भाग होना चाहिए। हरे भाग का मतलब है कि वहाँ पर जो है वो हरित लवक और पर्णहरित दोनों उपस्थित हैं। तो जहाँ भी पर्णहरित नाम का वर्णक उपस्थित होगा वो भाग हरा होगा, और उसी में केवल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है। तो पौधे के हरे भागों में जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे पत्तियों पर जो छिद्र पाए जाते हैं छोटे छोटे, जिनको हम लोग रंध्र कहते हैं, उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तो वायुमंडल से ले लेते हैं, और जल जो है और खनिज लवण वो पौधे की जड़ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है ज़मीन से, और उसको फिर तने में उपस्थित वाहिका और वाहिनिकाओं के द्वारा जो है पौधे के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। इस तरह जल भी और खनिज लवण भी पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से पौधा जो है वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर के, जड़ द्वारा जमीन से जल और खनिज लवण लेकर, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो रासायनिक ऊर्जा है उसको कार्बोहाइड्रेट में बदल लेता है। ठीक है, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा यानी पदार्थ में बदल लेता है और कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए यौगिक हैं बेटा। ठीक है, अब भोजन को जब पत्तियों में भोजन बन जाता है तो लिक्विड फॉर्म में, या कहना चाहिए कि द्रव अवस्था में, इसको जो है पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है फ्लोएम नाम के उत्तक के द्वारा, चाहे वो जड़ हो, तना हो, पत्तियां हो। ठीक है, इस तरह से सभी भागों को पोषण प्राप्त हो जाता है। अब जो एक्स्ट्रा भोजन बनता है कार्बोहाइड्रेट, उसको पौधे जो है वो स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में एकत्रित कर लेते हैं, और ज़रूरत पड़े तो वापस काम में ले लेते हैं। अच्छा, यही मंड या स्टार्च जो है वो फलों में, जड़ों में इकट्ठा हो जाता है, इसको हम भोजन संचय कहेंगे। और जहाँ भी इकट्ठा होता है वो भाग फूल जाता है पौधे का। जैसे आलू आपने देखा है, आलू क्या है, तना है पौधे का, इसके अंदर जो है वो मंड के संचय या स्टार्च के संचय के कारण ये फूल कर मोटा हो गया और हम लोग खाते हैं। इसी तरह गाजर और मूली जो है वो भी भोजन संचय के कारण या कार्बोहाइड्रेट के संचय के कारण फूल जाती है, और उसको हम लोग खाने के काम में लेते हैं। तो बच्चों ये विभिन्न भागों में इस तरह से बचा हुआ जो भोजन है वो मंड के रूप में इकट्ठा हो जाता है, और फिर हम लोग इसका सेवन करते हैं, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है और हमारे लिए भी एक पोषक तत्व है, एनर्जी गिविंग फैक्टर है, ये तुरंत एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए हम लोग गेहूँ, चावल, आलू ये सब खाते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए भी एक मुख्य पोषक तत्व होता है। तो इस तरह से देखा कि हरे पौधे जो है वो किस तरह से भोजन बनाते हैं। तो पीछे के वीडियो अगर आपको नहीं मिले हों तो मैंने रिपीट कर दिया है एक बार ये वापस, है ना। तो आप यहाँ से इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन लें, और आपको पीछे का जो भी लेसन है, जो आपके पास अगर वीडियोज़ नहीं हैं तो आप यहाँ से कर लें, और अगर हैं तो बहुत बढ़िया बात है, दोबारा यहाँ से कर लें। इसके साथ ही फिर हमने इस पाठ में आगे देखा कि कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता या पर्णहरित नहीं होता, तो वो अपना भोजन किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन या पोषण के प्रकार, यानी पौधे भी अलग अलग होते हैं, उनकी शारीरिक संरचना, उनकी आवश्यकताएँ भी अलग अलग होती है, तो उनके पोषण करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। तो पोषण के तरीकों में देखो, कुछ तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो तो स्वयं पोषी हो गए, जो कि केवल और केवल इस दुनिया में हरे पौधे हैं, वही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके अलावा कुछ पौधे जो है वो परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। परजीवी जो है वो क्या है,
परजीवी जीवित पौधे या जंतु के शरीर में जब दूसरा कोई जीव पाया जाता है या उसके शरीर के ऊपर या अंदर पाया जाता है उसको परजीवी कहते हैं। ये जो हैं वो दूसरे पौधे, जिस पौधे या जिस जंतु के शरीर के अंदर या ऊपर पाए जाते हैं उनसे तैयार मात्रा में भोजन जो है वो अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पौधे में भी परजीवी पौधे पाए जाते हैं। जैसे हम देखेंगे कि कस्कुटा नाम का ये एक अमरबेल आपने बच्चों देखी होगी, किसी पौधे के ऊपर पीले पीले धागे जैसी संरचनाएं पूरे पौधे को है ना ढके रहती है। ठीक है, तो वो अमरबेल है, वो क्या है, अमरबेल है। ठीक है, अब ये अमरबेल एक परजीवी पादप है। इसके अंदर हिस्टोरिया नाम की एक संरचना विकसित होती है, उससे ये जिस पौधे के ऊपर भी चिपकी हुई रहती है वहाँ से ये तैयार भोजन उसके उत्तकों से चूसती रहती है। इसीलिए जिस पौधे पे ये पनपती है ना उस पौधे को धीरे धीरे ये मारना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि एक परजीवी पौधा है अमरबेल, या इसका बॉटनिकल नेम जो है वो कस्कुटा है। ठीक है, तो ये हो गया परपोषी पोषण हो गया, परजीवी प्रकार का पोषण हो गया पौधों में। फिर आपने कीटभक्षी पादपों के बारे में सुना होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी कुछ पदार्थ जो हैं वो पौधों को चाहिए होते हैं। तो कीटभक्षी पादप जो है वो क्या करते हैं, कीटभक्षी पादप नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कुछ पादपों के जैसे घट पड़नी है तो उसका पत्ता जो है वो एक घड़े की जैसी संरचना में बदल जाता है, और उसकी जो पत्ते की सबसे ऊपरी संरचना है ना पर्णफलक, वो क्या हो जाती है बेटा, ढक्कन के समान चेंज हो जाती है। जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा जो है वो कीट पतंग इसके ऊपर उड़ता हुआ बैठता है, वैसे ही उस घड़े के समान संरचना में, जो कि पत्ती का रूपांतरित रूप है, पत्ती बदल जाती है घड़े जैसी संरचना में। ठीक है, उसके अंदर चला जाता है। उसके अंदर बहुत सारे अपने बाल होते हैं ना, हाथ के ऊपर रोम होते हैं, वैसे रोम होते हैं, उन रोमों में वो कीट फंस जाता है, वो उसको बाहर आने नहीं देते। फिर ये ढक्कन जो है वो बंद हो जाता है, इसका फ्लैप बंद हो जाता है। बंद होने से ये कीड़ा जो है अंदर ही ट्रैप हो जाएगा या पकड़ा जाएगा। ठीक है, अंदर रोम्स में या रोमों में फंसकर मर जाएगा। अब वहाँ पर उस घड़े की दीवारों से जो है वो डाइजेस्टिव जूस, या कहना चाहिए अपने को कि मतलब पचाने वाले जो है वो कुछ पदार्थ निकलते हैं, पचाने वाले कुछ लिक्विड निकलते हैं, द्रव पदार्थ निकलते हैं, जिसे वो डाइजेस्ट कर देते हैं और डाइजेस्ट हो जाती है उसकी बॉडी। तो जो उसकी बॉडी के अंदर, क्योंकि कीटों के अंदर पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होता है, वो नाइट्रोजन पौधे को मिल जाता है। इस तरह से वो अपना नाइट्रोजन की पूर्ति, नाइट्रोजन एक पोषक तत्व है, वो कर लेते हैं। तो ये हो गए कीटभक्षी पादपों के लिए। चलो फिर कुछ आपने बरसात के दिनों में ऐसे देखा होगा कि कवक या फफूंद है उगती है, देखा ना आपने, छतरी जैसी संरचनाएं उगती है, तो बेटा इनको कवक कहते हैं। इनके अंदर भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, लेकिन ये एक अलग प्रकार का पोषण प्रदर्शित करते हैं, जो कि है मृतजीवी या मृतोपजीवी। यानी जैसे सड़े गले जो भी जीव सड़ते गलते हैं, मरे हुए जीव जंतु होते हैं, उनको हम मिट्टी में फेंकते हैं या दबाते हैं, या फिर लकड़ियाँ कहीं भी पड़ी है, पेड़ के तने पड़े हैं, वो धीरे धीरे 1-2 साल में जैसे ही उनकी रोस्टिंग होना शुरू होती है, रोटेट होना शुरू होते हैं, वो गलना शुरू होते हैं। उनके ऊपर बारिश के दिनों में आप देखना 1-2 बारिश के बाद में छतरी जैसी संरचनाएं उभरती है, जिनको आप सांप की छतरी भी कहते हो, वो सब कवक हैं। ये एक अलग ग्रुप है पौधों का, और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये इसलिए मरे हुए जो सड़ते गलते जीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, उनके शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो इनको कहते हैं मृतोपजीवी। अच्छा, अब आज के वीडियो में देखिए कि एक और तरह का पोषण पाया जाता है पौधों में, वो क्या है, वो है सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध का मतलब है कि 2 जीव एक साथ रहते हैं उम्र भर और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, दोनों को अलग अलग करने पर कोई भी एक जिंदा नहीं रहता, तो ये सहजीवन है। और इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है लाइकेन। ठीक है, लाइकेन में देखो, लाइकेन कैसे बनता है बच्चों, लाइकेन बनता है, शैवाल आपने देखे होंगे, शैवाल हरे होते हैं, हरी हरी काई देखी ना आपने, तो वो भी हरे पौधे हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, क्योंकि वो हरे रंग के, उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, क्योंकि उनके पास में क्या नहीं है, पर्णहरित नहीं है। तो शैवाल और कवक जो है वो दोनों साथ साथ, कुछ भाग तो शैवाल का और कुछ भाग कवक का, दोनों मिलकर एक जीव के रूप में संगठित हो जाते हैं, जिसको कहते हैं लाइकेन। ठीक है, ये लाइकेन जो है, इसके अंदर दोनों क्या कार्य करते हैं, शैवाल तो भोजन बनाता है ना, शैवाल भाग को शैवालांश कहते हैं, ये तो भोजन बनाता है और कवकों को देता है। और कवक जो है वो अपने मतलब जो राइजोम्स होते हैं उसके द्वारा जो है वायुमंडल से बाहर से नमी और जो चीज़ें चाहिए होती है भोजन बनाने के लिए, वो अवशोषित करके और शैवाल को उपलब्ध कराते हैं। इस तरह दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, यानी ये एक लाभदायक रिश्ता होता है। ठीक है,
एक दूसरे की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। ऐसे संबंध को जो है वो सहजीवी संबंध या सिम्बायोसिस कहते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ में बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आप यहाँ से करेंगे कि सहजीवी संबंध या सिम्बायोसिस किसे कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण देखो, सबसे बेस्ट तो लाइकेन है। उदाहरण, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए संबंध का विशेष महत्व है। अब लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान यानी आवास, जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ जो बनाता है ना कवक भोजन, वो किसको देता है, कवक को देता है। ऐसे ही मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक और खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यानी धीरे धीरे पौधों द्वारा मिट्टी से जो है वो ये खाद्य पदार्थ पोषक तत्व हैं वो अवशोषित कर लिए जाते हैं बेटा, तो इनकी कमी हो जाती है। तो समय समय पर किसानों को देखा ना आपने यूरिया खाद वगैरह और कार्बनिक खाद वगैरह डालते हुए, तो इसीलिए किया जाता है, मिलाई जाती है मिट्टी में ये खाद या उर्वरक, ताकि जिन पोषकों की कमी हो गई है वो उनकी पुनः पूर्ति मिट्टी में हो जाए। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। अगर हमें ये पता होता है ना कि कौन सा पौधा है उसको कौन सा पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो इस हिसाब से हम लोग खेती भी कर सकते थे विशेष पौधों की। ठीक है, और उनका ध्यान भी रख सकते थे, उनको स्वस्थ रख सकते थे। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है क्योंकि पौधों के द्वारा मिट्टी से नाइट्रोजन अवशोषित कर ली जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। बेटा आप सब लोग जानते हो कि 78% नाइट्रोजन उपलब्ध है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन एक परेशानी ये है कि पौधे जो हैं वो गैसीय रूप में नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं कर सकते। अब गैसीय रूप में अवशोषित नहीं कर सकते तो फिर क्या होगा, तो फिर एक जीवाणु ऐसा पाया जाता है अपने एटमॉस्फेयर में, मिट्टी में, वो क्या करता है, गैसीय नाइट्रोजन को जो है वो घुलनशील या पौधों के द्वारा अवशोषित करने योग्य पदार्थों में बदल देता है। मीन्स नाइट्रोजन को उसके नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स में बदल देता है जिनको पौधे आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं आगे। परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं, मतलब गैसीय रूप में पौधे इसको नहीं ले सकते हैं। जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, पौधे नाइट्रोजन को विलय रूप में ही लेते हैं, है ना, विलय रूप में ही जड़ द्वारा अवशोषित करते हैं। कुछ जीवाणु, अब ये जीवाणु का नाम है बच्चों राइजोबियम। ठीक है, क्या करता है राइजोबियम, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलयन पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, यानी इसको भी ज़रूरत है। तो फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ में कैसे सहजीवन में रहेंगे। जो भी दलहनी फसलें होते हैं, ठीक है, दालों वाले, जैसे मटर, चना, मूंग, सेब, है ना, या फलीदार पौधे जो भी होते हैं बच्चों, इनकी जड़ें, इसको कभी जड़ से ही उखाड़ना और आप देखना इनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें पाई जाती है, बेर जैसी, जिनको कहते हैं गुल्लिकाओं। जब हम इनको काटेंगे तो गांठें गुलाबी रंग की दिखाई देती है अंदर से, है ना, क्योंकि इनके अंदर राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। अब राइजोबियम बैक्टीरिया जब पाया जाता है तो ये क्या करता है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स में बदल देता है, जिससे पौधे आसानी से अवशोषित कर लेते हैं और पौधों को पोषण प्राप्त हो जाता है। बदले में पौधे की पत्तियों में जो भोजन बनता है, जो जड़ों तक पहुँचता है, वो इन जीवाणुओं को मिल जाता है, यानी ये एक दूसरे का पोषण करते हैं, मदद करते हैं एक दूसरे की पोषण में। तो इस प्रकार ये भी एक सहजीवन का उदाहरण है। ठीक है ना, कि फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाई जाती है, जो गांठें पाई जाती है उसमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। इसके बदले पादप जो है वो राइजोबियम जीवाणु को आवास और खाद्य पदार्थ देते हैं, अतः उनमें सहजीवन संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी जब भी हम दलहनी फसल की खेती करते हैं ना, तो हमें उसमें नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ अपने आप नाइट्रोजन का फिक्सेशन या स्थिरीकरण जीवाणु द्वारा हो जाता है, उनकी जड़ों में जो पाया जाता है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन जो है वो भर जाती है मिट्टी में एक बार दलहन फसल करने या फलीदार फसल बोने पर। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वयंपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, लेकिन बच्चों हरे पादप केवल
बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। ठीक है, परजीवी वो जो दूसरे के शरीर पर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं, और मृतजीवी जो मरे हुए जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं या पौधों से प्राप्त करते हैं। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप एवं अन्य प्राणियों पर निर्भर करते हैं, यानी हम लोग भी क्या हैं, विषमपोषी हैं, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। हम अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे और जीव जंतुओं पर निर्भर करते हैं। हम अपना भोजन केवल पकाते हैं, बच्चों बनाते नहीं हैं। अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया जा सकता है। ठीक है, और किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी है? बिल्कुल है, क्योंकि देखो हरे होते हैं वो भी, इसलिए अपना कुछ जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेते हैं कि नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। तो आंशिक क्या है, ये विषमपोषी हैं, यानी कीटों के ऊपर निर्भर करते हैं ना अपने भोजन के किसी तत्व के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो आपके लिए होमवर्क है, एक तो प्रमुख शब्द और आपने क्या सीखा, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ से कॉपी में करनी है। और पार्ट आपका पूरा हो गया बच्चों। फर्स्ट मैंने आपको पीछे अगर वीडियोस नहीं मिले हैं फर्स्ट पार्ट के, तो पूरा इसके अंदर रिपीट कर दिया है, पूरा सार के इस पार्ट में क्या क्या था। एक बार आप अपनी किताब से रीडिंग कर लें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो फर्दर वीडियोज़ में आप देख सकते हैं, उसको आगे रिविज़न में देख सकते हैं। ठीक है, कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आज आपको यहाँ से ये करना है होमवर्क में अपने। ओके स्टूडेंट्स।